औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम मालिक खालिक राज़िक रब्बे ज़िल जलाल है। या हय्यो या क़य्यूम है, गफ़ार है, गफूर है, रहीम है, करीम है, रज़ाक है। और हज़ारों करोड़ों ला मतनाही दरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। Gentlemen, with this we start our lecture 26 और एज़ यूजुअल आपको पता है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी लेक्चर मैं साथ एक मैसेज ऑफ गुडनेस दिया करता हूँ जो कि जनरली कस्टम है हमारी क्लास की। पहला मैसेज है, अ मदर इज शी हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स बट हुज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक। माँ, रब्बे कायनात ने माँ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, माँ एक ऐसी शख्सियत बना दी है हर एक की वालदा। अ मदर इज शी हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स। माँ जब पालती है बच्चे को तो ये सारे रिश्ते निभा लेती है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ही बहुत ज़्यादा है। सारे रिश्तों की मोहब्बत माँ की मोहब्बत में समा जाती है। अल्लाह ताला ने कायनात में अपनी मोहब्बत की किसी और के साथ मेजरमेंट या यूनिट या कंपैरिजन नहीं दिया। ये कहा गया कि माँ की निस्बत 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। सो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ द वेरी हायर पेज। और ये उस पेज की रिलेशनशिप है कि जिसमें बाकी सारे रिश्तों का प्यार माँ जो ढांप लेती है, समाया जा सकता है। बट whose place no one else can take। वाकई माँ की शी इज अनरिप्लेसेबल। माँ माँ है क्योंकि अपने खून का हिस्सा, जिस्म का हिस्सा, बॉडी का हिस्सा बना के वो बच्चे को पाल, चाहे वो जानवर की माँ, चाहे वो इंसान की माँ हो, चाहे वो चरिंद परिंद की माँ हो। आप गौर से देखें एंड यू विल सी इट मोर क्लियरली। मैं आपके लिए एज आई ओपनर आपसे शेयर करता हूँ कि मोंकीज की वालदा को, जो मोंकी जिसने बेबी और जिसका छोटा, उसके अभी मैंने ये नेशनल जियोग्राफिक में देखा कि जिसका बेबी छोटा होता है तो जब उस बेबी की डेथ होती है तो 3 नाइट्स तक वो बेबी को साथ लेके उसी तरह चलती है। 4th मॉर्निंग वो बेबी को छोड़ के फिर अलहदा जाती है। दैट इज अ पेन ऑफ ए मदर फॉर हर चाइल्ड, हर सन, हर डॉटर। आपने अक्सर देखा होगा कि अफ्रीकन जो बेफलोज हैं उनके झुंड के झुंड या डिफरेंट जो मदर्स हैं, हाउ मच दे आर इरिटेटेड जब उनके ऊपर लाइन्स और लेपर्ड्स अटैक करते हैं तो माएँ कैसे मुकाबला करती हैं डांट के और उसमें से उसको बचा के ले जाती हैं। सो माँ का मुकाम शायद मेरी इस ज़बान से पूरी तरह अदा ना हो सके। औरत को जब अल्लाह ताला ने कंप्लीशन का रूप दिया तो माँ को तख्लीक कर दिया। अब गौर करें, औरत वाहिद वो शख्सियत है जब पैदा होती है तो बाप के प्यार की तरफ देखती है, भाई का इंतजार करती है, बाप का इंतजार करती है। बड़ी होती है, मैरिड होती है तो हस्बैंड का इंतजार शुरू कर देती है। बूढ़ी हो जाती है तो बेटे और बेटियों का इंतजार शुरू कर देती है। तो इन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ अगर अल्लाह ताला ने एक औरत की तरबियत करनी थी फीमेल जेंडर में तो मेरे ख्याल है दैट वाज टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ द रैंक एंड हाईएस्ट रैंक ऑफ मदर, जिसके पाँव के नीचे जन्नत फेंक दी, रख दी। मैं और आप सारी उम्र माथे रगड़ते हैं, लोगों के काम करते हैं, नाक रगड़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, या अल्लाह में बख्श दे, या अल्लाह में जन्नत दे दे। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगी कि अल्लाह ताला ने कहा जन्नत, अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया जन्नत माँ के कदमों में। किसी ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे पहले मेरे पे किसका हक है? आपने कहा तेरी माँ। 3 दफ़ा ऐसे फरमाया तेरी माँ, चौथी दफ़ा फरमाया तेरा बाप। यानी तीन दफा माँ का हक अदा करें, चौथी दफा जाके बाप की बारी आती। सेम वे जहाद के लिए एक साहबी हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि आपकी मदर किस तरह की है? पता चला बीमार है, कहा आप वालदा की खिदमत करें, आपका यही जहाद है। सो माँ एक ऐसी शख्सियत है, लेकिन आई वुड जस्ट शेयर विद यू कि इस शख्सियत के पूरे तरीके, पूरे हकूक हम शायद के अदा ना कर सके एज ए बेटा। एटलीस्ट आई एम नॉट अनेबल टू, मैं अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। इट इज सेम विद एवरीवन, जितना वो प्यार, बिकॉज लव ट्रेवल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे को मोहब्बत चल रही होती। और इसकी मोहब्बत में अल्लाह ताला ने वो ताकत, वो चीज़, वो स्ट्रेंथ रख दी जो लाजवाल है और जो बेमिसाल है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। इट्स रियली, इसकी मिसाल है तो मेरे रब की मोहब्बत है सिर्फ। सो आई अर्ज एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपनी पेरेंट्स का रिगार्ड करें, माँ का भी, बाप का भी। उनके पाँव में अल्लाह ताला ने जन्नत रखी हुई है और मुझे, आपको और हमको अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक दे कि हम इस मैचलेस एसेट की प्रॉपर तरीके से खिदमत कर सकें, इनकी दुआएं ले सकें। अल्लाह मेरी और आपकी माँ को हमेशा सलामत रखे, इनको सेहतमंद रखे। अल्लाह ताला इन्हें किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सारी की सारी दिल की दुआएं एज सच कबूल फरमा ले।
और हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना करें। देन अनदर सेइंग, हदीस शरीफ है जिसकी जो शेयर करना चाहते हैं। अबू हुरैरा रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम सेड, द बेसिस ऑफ रीजनिंग आफ्टर फेथ इन अल्लाह इज लविंग काइंडनेस टुवर्ड द पीपल। वेरी राइट। इंसानियत की मिराज है कि अगर आप फेथ करें इंसान तो आप उसकी ह्यूमैनिटी पे, कम्युनिटी पे काइंडनेस के तौर पे हैं। ये भी उसकी एक मिसाल है, हदीसियों में भी आई कि अगर गौर से अगर पढ़ें, द बेसिस ऑफ रीजनिंग आफ्टर फेथ इन अल्लाह इज लविंग इन काइंडनेस टुवर्ड द पीपल। लोगों के साथ हम काइंड रहें, अच्छाई रखें, अखलाक रखें। किसी एक भाई की तरफ मुस्कुरा के देखना भी सदके की एक शेफ है। आपसे पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम में से सबसे बेहतर कौन है? उन्होंने कहा, जिसका अखलाक अच्छा है। तो अखलाक अच्छा होना बहुत जरूरी है। वी शुड बी वेल मैनर्ड, नॉन वायलेंट, कर्टियस, प्रो कम्युनिटी, और जो लोगों को अच्छी तरफ गाइड करने वाले हों और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, उनकी मुसीबत में काम आए, उनको हेल्प आउट करें। हसद, गीबत और उसकी बहतान लगाना, बहतान तराशी, जुल्म, तो बुरा सोचना, ये सारी सोचों को उठा के दरिया में फेंक दें। लेट्स बी वेरी क्लियर कि या अल्लाह मेरी नीयत को साफ रख, जो मैं पॉजिटिव कर सकूं मेरे से करा। आई डोंट कम इन नेगेटिविटी, बदतमीजी, गालियां, हसद वगैरह से हमें स्ट्रेट वे इज्तनाब करना चाहिए। ओके, विद दिस वी कम टू द लेक्चर दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, लेक्चर 26 आज हम कवर करेंगे। बिफोर मूविंग फर्दर, जैसे कि एज यूजुअल होता है कि आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द समरी ऑफ लास्ट लेक्चर, सो दैट कि हम लोग सारे एक पेज भी हैं हों और पुरानी चीज़ें सारी रिकैप्चुलेट कर लें और दोबारा पॉलिश हो जाएं। और विल बी शेयरिंग द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर, दैट इज कंट्रोलिंग फॉर क्वालिटी। उसकी समरी थी, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन द डिपार्टमेंट विच आर इंडिकेटर्स ऑफ देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो हैं उनका जो प्राइमरी कंसर्न है एफिशिएंसी है with certain activities in the department which are indicators of their overall performance। इनकी उस एफिशिएंसी जो ओवरऑल उनके KPI का एक कंसेप्ट कह लें बीच में आ जाता है, ये थोड़ा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे वो जोर देते हैं, KPIs पे, कि जिससे उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी उस डिपार्टमेंट की ज्यादा रिफ्लेक्ट हो और एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम भी चल रहा हो। बाय मॉनिटरिंग दीज एक्टिविटीज, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कैन प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट नॉन कन्फर्मिटीज रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड ओवरऑल वैल्यू। आपको याद होगा डेमिंग के मुतालिक मैंने एक लेक्चर में कहा था कि जी डेमिंग ने कहा द बिगेस्ट कल्प्रेट इज द कल्प्रेट टू क्वालिटी इज द वेरिएशंस और नॉन कन्फर्मेंसेस। अगर आपने नॉन कन्फर्मेंसेस को रिड्यूस कर लिया तो यू हैव द बेस्ट क्वालिटी। ये जितनी एक्टिविटीज हैं, ये जितने स्टेप्स हैं, ये जितनी वेंचर है, बेसिकली मैनेजर टॉप मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक मैनेजर जो अपने डिपार्टमेंट में ले रहा होता है, लेट से वो नॉन कन्फर्मिटीज को रिड्यूस या खत्म करने के लिए ले रहा होता है। टू डू दिस they must determine the output of each activity and its interrelationship with regard to providing value to the customer। एक तो नॉन कन्फर्मेंस को जीरो लेवल पे लाने के लिए या कटेल करने के लिए या उनको डिल्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए, टू डू दिस दे मस्ट डिटरमिन द आउटपुट ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के आउटपुट पे उनकी नजर होनी चाहिए। और दूसरा इसके रिलेशन पे शिप जो कि कस्टमर नीड के साथ फोकस्ड है, कस्टमर नीड के साथ इसकी क्या बिल्ट हो रही है रिलेशनशिप, उस पर भी जोर होना चाहिए। Some activities provide support to achieving the desired output। कई एक्टिविटीज होती हैं जो कि सपोर्ट देती हैं to achieve the desired output, while others are directly related to the incorporated into the output itself। कुछ तो आउटपुट के लिए करती हैं, आउटपुट के लिए उसमें परफॉर्म करती हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, और कुछ आउटपुट इटसेल्फ पे फोकस कर रही होती हैं। Each activity usually has a source document related to the output। हर एक्टिविटी का एक अपना सोर्स डॉक्यूमेंट होता है रिलेटेड टू दी आउटपुट। दिस कुड बी अ परचेज ऑर्डर, पैकिंग लिस्ट और ट्रेनिंग रिकॉर्ड। ये परचेज ऑर्डर भी हो सकता है, पैकिंग लिस्ट भी हो सकती है और ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी हो सकता है। द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट इन राइटिंग। डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट इन राइटिंग को प्रोवाइड करते हैं, विच प्रिजर्व्स द नॉलेज ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो कि ट्रांजैक्शन के नॉलेज को प्रिजर्व करता है। इन दिस वे key data are collected to provide useful information to management। इस तरीके से, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए की डाटा आ जाता है मैनेजमेंट के पास to evaluate or to take certain steps। Once the data have been collected on records,
These records must be categorized and summarized to provide a chronology of events related to the department's output. जब डाटा आपको मिल गया, मैंने शुरू में ही बात की थी, उस डाटे को ऑर्गेनाइज करना इस तरीके से कि वो आपकी सवालों का जवाब दें या मीनिंगफुल कंडीशन में आए या समथिंग यूजफुल उस डाटे से एक्सट्रिकेट हो, तो ये उस तरफ फोकस करता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इज दिस क्रोनोलॉजी यूजुअली प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो क्रोनोलॉजी है, ये जो स्लाइड में जो चीज़ें लिखी हैं वो प्रोवाइड करती है। नंबर 1, नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आउटपुट क्या है। देन इज द नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज, नॉन कन्फर्मिटीज के नंबर क्या हैं। देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन कन्फर्मिटीज, उन नॉन कन्फर्मिटीज की डिस्क्रिप्शन क्या है। द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स should establish goals and requirements in writing which are consistent with the overall company performance. इन डिपार्टमेंटल गोल में शुरू में भी बात की थी, they should be in line with the overall enterprise or the organization goals के साथ इन लाइन होने चाहिए, अलहदा आइसोलेटेड भी नहीं होना चाहिए, वरना कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी खत्म हो जाता है उसमें। In addition, departmental managers should identify the record used to collect pertinent data. डिपार्टमेंट मैनेजर्स को खुद भी फॉलो करना चाहिए, दे शुड आइडेंटिफाई जो कि रिकॉर्ड यूज हुआ है, जिस रिकॉर्ड को उन्होंने बेसिस बनाया, रैशनल बनाया टू कलेक्ट अ पर्टिकुलर डाटा ऑन द सब्जेक्ट। राइट, स्टाफिंग फॉर क्वालिटी, क्वालिटी के लिए स्टाफिंग क्या है ये नेक्स्ट हम कवर करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है थे, डिफाइन द एम्प्लॉय फोरकास्टिंग प्रोसेस, एम्प्लॉय को फोरकास्टिंग प्रोसेस पे गाइड किया जाए। एंड डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग के क्या एलिमेंट्स हैं उस पर बात होगी। डेवलप अ स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाई जाती हैं, उसकी स्कीम एंड रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या हैं। एंड डिस्क्राइब द वेरियस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जो कि मुख्तलिफ एजुकेशन और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज हैं उसको पता होना चाहिए। इसके बाद अच्छा, टर्मिनोलॉजीज हैं डिफरेंट जो एकेडमिक के लिहाज से बड़ी अहम है। नंबर 1 इज दी एजुकेशन, जो हम जनरली कहते हैं जी एजुकेशन बड़ी अहम है। एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? एकेडमिकली एजुकेशन द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल और जजमेंट। ये वो प्रोसेस है जो, इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, द एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इम्पार्टिंग और एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल और जजमेंट, यानी ये चीजें नॉलेज, स्किल और जजमेंट को फोकस करती है। एक्सपीरियंस क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, इस एप्लीकेशन जो एजुकेशन की एप्लीकेशन है उसका नाम एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितने अरसे से इस एजुकेशन को अप्लाई कर रहा है। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ ह्यूमन एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन एंड एम्ड एट डिस्कवरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिवाइजिंग ह्यूमन नॉलेज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन नॉलेज को डिफरेंट एस्पेक्ट पे उसको इंटरप्रेट करना और अप्लाई करना। रिसर्च कैन बी यूज्ड, research can use the scientific method but need not to do so. Scientific research relies on the application of the scientific method and harnessing curiosity, यानी ये दोनों चीज क्यूरियोसिटी भी आ जाती है और साइंटिफिक नॉलेज के साथ भी उसको देखा जाता है। This research provides scientific information and theories for the explanation of nature and the properties of humans. ये जो रिसर्च है, इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, एक तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देती है, फिर थ्योरीज देती है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन, नेचर के एक्सप्लेनेशन के लिए और ह्यूमंस की प्रॉपर्टी के लिए। इट मेक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पॉसिबल, जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो उनको पॉसिबल करती है। साइंटिफिक रिसर्च इज फंडेड बाय, जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो इट इज फंडेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, जनरली इसको पब्लिक अथॉरिटीज फंड करती हैं। बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी करती हैं। प्राइवेट ग्रुप्स भी करती हैं, इंक्लूडिंग मैनी कंपनीज, जो कि बहुत सारी कंपनियां भी उसमें शामिल है। साइंटिफिक रिसर्च कैन बी सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जो भी साइंटिफिक रिसर्च है इसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में भी डिफाइन किया जाता है। स्पेकुलेशंस, हम कहते हैं स्पेकुलेशंस को अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं, वो क्या है? इट इज द कंटेम्पलेशन और कंसिडरेशन ऑफ ए सब्जेक्ट मेडिटेशन, ये वो है। और अ कंक्लूजन, ओपिनियन और फैक्ट रीच्ड बाय कंजेक्चर, ये कोई कंक्लूजन, ओपिनियन या वो होती है कि जी ये टोटल स्पेकुलेशन है। रीजनिंग बेस्ड ऑन इंक्लूसिव एविडेंस, जो कि इनकंक्लूसिव एविडेंस के बेस पे रीजनिंग होती है। और फिर एंगेजमेंट इन रिस्की बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन द चांस ऑफ क्विक एंड और कंसीडरेबल प्रॉफिट, उसके बेस पे होती है। अ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग स्पेकुलेशन, जो कि कमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी हो उसमें स्पेकुलेशन इन्वॉल्वमेंट होती है। थ्योरी,
कि जिस कमर्शियल लास्ट पॉइंट था, अ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग स्पेकुलेशन, ये वो है ट्रांजैक्शन जिसमें स्पेकुलेशन की लाइकली हो कि स्पेकुलेशन पॉसिबल है, उसमें उसकी बात हो रही है। अगली टर्मिनोलॉजी है थ्योरी। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर प्रिंसिपल डिवाइस टू एक्सप्लेन अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स आर फिनोमेना। वेरी गुड, इस पे जरा गौर कीजिए कि हम कहते हैं जी थ्योरी क्या कहती है इस पे, तो वो बड़ा क्लियर उसने डिफाइन कर दिया एकेडमिकली। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर प्रिंसिपल्स डिवाइस टू एक्सप्लेन अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स आर फिनोमेना। कोई भी ग्रुप ऑफ फैक्ट्स और फिनोमेना को जब आप एक्सप्लेन करते हैं थ्रू दी स्टेटमेंट आर प्रिंसिपल्स, ये वो है बेसिकली, या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट या प्रिंसिपल्स का सेट है, डिवाइस जो कि बनाया जाता है टू एक्सप्लेन अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स और फिनोमेना, एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप और फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो बातचीत होती है, especially one that has been repeatedly tested or is widely accepted and can be used to make predictions about natural phenomena। ये ज्यादातर इसको थ्योरी के वो उसको क्वालिफाइड समझा जाता है जिसने नंबर ऑफ सिचुएशंस में इसको इसकी एप्लीकेशन हुई हो और ये एक्सेप्टेबल भी हो, टेस्ट भी हुई हो रिपीटेडली, और जैसे उसको कहा जाता है कि नेचुरल फिनोमेना के तौर पे फिर थ्योरी को लिया जाना जाता है। इतनी दफा ये ट्राई हो चुकी होती है और इतनी दफा ये टेस्ट हो चुकी होती है। The branch of science or art consisting of its explanatory statement, accepted principles and methods of analysis। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक साइंस की ब्रांच है, आर्ट की, साइंस की, सिस्टम की, नॉलेज की, जो कि एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और मेथड ऑफ एनालिसिस एज अपोज टू प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल अ फाइन म्यूजिशियन हु हैड नेवर स्टडीड थ्योरी, के जो है ब्रांच ऑफ साइंस और आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ इट्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स, जो डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ होती है फॉर अ पर्टिकुलर इशू और फैक्ट। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, ये बहुत अहम टॉपिक है, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, इस पे अभी हम बात करेंगे। Forecasting human resources needs. Forecasting and or scenario analysis is a process of analyzing possible future staffing events by considering alternative possible outcomes. Scenarios, कि alternative scenarios क्या हो सकते हैं। The analysis designed to allow improved decision making by allowing more complete consideration of outcomes and their implications। यानी ये एक डिजाइन है which is designed to allow improved decision making, ये जिसमें एक decision making की तरफ ये contribute करता है। For example, in economics and finance, a financial institution might attempt to forecast several possible scenarios for the country economy, for example rapid growth, moderate growth or slow growth, and it might also attempt to forecast financial market returns for bonds, stock and cash in each of these scenarios। इन दोनों different scenarios में वो operate करेगा। Forecasting human needs, human resource needs, the institution might consider subsets of each of the possibilities। जो institution है, it might consider subsets of each of the possibilities, हर possibilities को वो reconsider कर सकते हैं उसके sets को। It might further seek to determine correlations and assign possibilities to the scenarios and subsets if any। ये कोरिलेट भी कर सकता है डिफरेंट सबसेट्स को, डिफरेंट सिनेरियोज को। देन इट विल बी इन पोजीशन टू कंसीडर हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एसेट्स बिटवीन एसेट टाइप, दैट इज एसेट एलोकेशन कैसे होगी। ये फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिनेरियोज, सब सिनेरियोज को, सब डिपार्टमेंट्स को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करेगा। द इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो कैलकुलेट द सिनेरियो वेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो की एक्सपेक्टेड वेटेड रिटर्न है, और इन फिगर विल बी इंडिकेटेड इन द ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, जो कि फाइनेंशियल एनवायरनमेंट पे है उस पर वो बातचीत भी कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंस सिनेरियो एनालिसिस कैन बी अ डिमांडिंग एक्सरसाइज। वेरी राइट, ये बहुत अहम पॉइंट है, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की पेचीदगियों को देखते हुए इकोनॉमिक एंड फाइनेंस सिनेरियो एनालिसिस कैन बी अ डिमांडिंग एक्सरसाइज। इकोनॉमिक और फाइनेंस सिनेरियो एनालिसिस जो है थोड़ी डिमांडिंग एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, एनवायरनमेंट से, उस पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज खुद आ चुकी हैं, कॉम्प्लिकेशंस। इट कैन बी डिफिकल्ट टू फोरसी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। कई लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है पहली इकोनॉमिक सिनेरियो में व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। द एक्चुअल फ्यूचर आउटकम मे बी एंटायरली अनएक्सपेक्टेड, बाज़ एक्सपेक्टेड भी आ सकता है एक्चुअल सिनेरियो। दैट इज टू फोरसी व्हाट द सिनेरियो आर एंड टू असाइन प्रोबेबिलिटीज देम, कि इसी बेस पे प्रोबेबिलिटी डिफरेंट सिनेरियो को एलोकेट की जाती है कि इसको किस तरह लेके चलना है हमने। दिस इज ट्रू ऑफ जनरल फोरकास्ट, नेवर माइंड दी एम्प्लाइड फाइनेंशियल मार्केट रिटर्न्स। ये जनरल फोरकास्ट के लिए ठीक है।
द आउटकम्स कैन बी मॉडल एंड मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली, ये आउटकम जो है डिफरेंट मॉडल होते हैं मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली। फॉर एग्जांपल टेकिंग अकाउंट ऑफ पॉसिबल वेरिएबिलिटी विद इन सिंगल सिनेरियो एज वेल एज पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन सिनेरियोज, जो सिंगल सिनेरियो के दरमियान वेरिएबिलिटी है और डिफरेंट रिलेशनशिप जो सिंगल सिनेरियो के दरमियान आते हैं उन पे भी बात होती है। राइट, financial institutions can take the analysis of further by relating to the assets allocation that the above calculations suggest to the industry or peer group distribution of assets. Financial institution can take the analysis, वो जो assets allocation हुई है उसका further उसका analysis कर सकते हैं जो institution है। If in so doing the financial institution seek to control its business risk rather than the client's portfolio risk, ये एक इंडस्ट्री का या एंटरप्राइज के लिए होता है कि वो बिजनेस रिस्क को कैलकुलेट इस तरह करती हैं रादर दैन के दूसरी तरफ वो एलिमिनेट जाएं। इन पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो एनालिसिस इन्वॉल्व्स modeling the possible alternatives paths of a social or political environment and possibly diplomatic and war risk. वो कह रहे हैं कि अगर हम यही सिनेरियो एनालिसिस को ले जाएं टुवर्ड्स दी पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स हो गई, सोशल साइड पे होगी, तो वो डिफरेंट वार एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स के डिफरेंट सिनेरियो या अल्टरनेट्स को एनालिसिस करते हैं. फॉर एग्जांपल इन द रीसेंट इराक war mean Pentagon certainly had to model alternate possibilities that might arise in the war situation and had to position material and troops accordingly. Obviously ये डिफरेंट ऑप्शंस भी कहा जाता है इसको मिलिट्री लैंग्वेज में. ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि उन्होंने इन डिफरेंट ऑप्शंस क्या है उनके पास अवेलेबल और डिफरेंट जो पॉसिबल अल्टरनेटिव या सिनेरियो अराइज होंगे उसके वक्त इनका रिएक्शन क्या होगा. ये उसकी कैलकुलेशन के मतलब बात है कि अगर अमेरिका वाले ने फौज प्लेस कर दी उसमें इराक में, तो डिफरेंट ऑप्शंस या इन केस ऑफ एनी इम्प्रॉम्प्टू अल्टरनेटिव को उनका अपनी आर्मी या मिलिट्री फोर्सेस को कैसे प्लेस करेंगे. तो ये डिफरेंट सिनेरियो एनालिसिस डेफिनेटली किए जाते हैं. The difficulty of such forecasting is highlighted in the case by the fact that it is arguable that the Pentagon failed to foresee the lawlessness and insecurity in post-war situation and the level of hostility shown toward the occupying forces. ये hostility ये कह रहे हैं कि when one of the analysis उनको they could not properly comprehend कि hostility जो emerge होगी from the local masses. Scenario analysis can also be used to eliminate wild cards. वाइल्ड कार्ड्स जो होते हैं उसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है थ्रू सिनेरियो एनालिसिस. इसकी एक एग्जांपल है जो बहुत जरूरी है, ये जरा गौर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को. फॉर एग्जांपल एनालिसिस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द अर्थ बीइंग स्टक बाय अ लार्ज celestial objective that is a material suggests that while the probability of is low, damage inflicted would be so high that the event is so much important threatening than the low probability in any 1 year alone would suggest. एक वाइल्ड कार्ड के तौर पे भी कई सिनेरियो एनालिसिस होते हैं, जैसे कोई कह दे कि जमीन के साथ कोई ऐसा प्रोबेबल है ड्यू टू जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उस एंगल से है. However, this possibility is usually disregarded by organizations using scenario analysis to develop a strategic plan since it has such overreaching repercussions. ये इतना एक हैवी और एक ओवर रीचिंग रिप्रिकॉशंस के साथ है, इसलिए अमूमन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इस पे ज़्यादा बात नहीं करते. इन द केस ऑफ पर्सनल प्लानिंग, जब हम पर्सनल प्लानिंग कर रहे होते हैं, द अमाउंट ऑफ एडिशनल रिसोर्स दैट इज नीडेड कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड अपॉन द करंट स्टाफिंग लेवल एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस. जब हम बात कर रहे होते हैं पर्सनल प्लानिंग की, द अमाउंट ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज दैट नीड कैन बी एस्टिमेटेड, जो कि मुझे किसी भी सूरत में एडिशनल अमाउंट की जरूरत है वो एस्टिमेट हम कर लेते हैं बेस्ड अपॉन द करंट स्टाफिंग लेवल एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस. और एक तो करंट स्टाफिंग लेवल होगा और पॉसिबल इंक्रीज या डिक्रीज के लिहाज से ये आउटपुट होगा आपका, स्टाफिंग भी चेंज होगी, मटीरियल भी चेंज होगा, डिफरेंट चीजें होगी, तो उसकी एक आप कैलकुलेशन फोर्सिएबल फ्यूचर में कर सकते हैं. Additionally, the required management staff can be estimated based upon the 1:5 to 1:7 ratio. उस पर भी ये किया जा सकता है. Now the organizational breakdown positions हैं, ये जरा गौर से देखिएगा, ये जरा अहम है इस एंगल से क्वालिटी इश्यूज के लिहाज से. पहली है जी सेल्स डिपार्टमेंट, ये वो है. उसके बाद इनसाइड से सेल्स ग्रुप आ गया जी, ऑर्डर एंट्री ग्रुप आ गया और सेल पर्सन ग्रुप आ गया ये. फिर उसके बाद इंट्री ग्रुप में एजुकेशन एक्सपीरियंस टास्क आ गए, टास्क में आगे रिव्यू ऑर्डर्स आ गए, हैंडल इंक्वायरीज और हैंडल चेंजेस आ गए. ये बेसिकली कस्टमर हैंडलिंग को लाइन को उन्होंने फोकस ज्यादा कर दिया.
मूविंग मोर फर्दर ऑन दिस सब्जेक्ट फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स के आगे हम जब मूव करते हैं, it says that this point says from table 4.1 the current staffing and projected staffing calculated based upon expected process output increase at some future time in future period and time. This is done by determining the current output based upon the business quality report organization responsibility. ये जो फ्यूचर स्टाफिंग का है, परसीव्ड स्टाफिंग, ये है बिजनेस क्वालिटी लेवल के लिहाज से उसको देखा जा सकता है. कैलकुलेटिंग द टोटल आवर्स वर्कड बाय द एसोसिएट्स, दैट इज 2 एसोसिएट्स इनटू 160 आवर्स पर मंथ इज 320 आवर्स इन टोटल. ये टोटल कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी है. देन कैलकुलेटिंग द आउटपुट रेट, दैट इज 230 आउटपुट डिवाइडेड बाय 320 टोटल आवर्स 0.718 ईच, ये उसकी दी गई है. यूजिंग प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन आउटपुट वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड पर्सनल इंक्रीज आल्सो. ये उस लिहाज से ये अगर हमने प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन आउटपुट देख ली तो कैलकुलेट दी पर्सनल एक्सपेक्टेड इंक्रीज आल्सो भी जितने परसेंट इंक्रीज करने पड़ेंगे उसमें वो भी रिफ्लेक्ट हो सकती है. When this addition is added to the existing number of associates, the total number of associates can be calculated. उसका भी फार्मूला दिया हुआ है. By dividing the total number of associates by 5, we can derive the number of leads required, जो कि number of leads हमें चाहिए for a particular subject. This is done for each subsequent management level to determine the most efficient number of managerial level required. हर managerial level required के ऊपर subsequently किया जाता है ये process जो इन्होंने किया है. For this case, there would be no need for a level higher than supervisory. इस केस में supervisory level तक इन्होंने calculate किया. By comparing current and projected staffing needs at the various levels, an imbalance between associates and management becomes clear. बाज़ केसेस में जब आप इस कैलकुलेशंस को लेके आते हैं तो मैनेजमेंट और जो उनके साथ एसोसिएट्स हैं, कोलीग्स हैं और जो उनके अपॉइंटमेंट होल्डर हैं, उनके सुपरवाइजर हैं या मैनेजर हैं, उनके दरमियान इम्बैलेंस सा रिफ्लेक्ट होता है. इन केस देयर आर फार टू मैनी मैनेजेरियल पर्सन्स, टू मैनी कुक्स while both but not enough associates. The organization will require a shift in responsibilities and shift staffing. ये थोड़ी इनको शिफ्ट चाहिए होगी क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मैनेजरियल रोल वाले लोग आ गए हैं, तो काम करने वाले एसोसिएट्स रोल जो हैं वो कम है. जॉब डिस्क्रिप्शन, अभी हम बात करेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. उर्फियाम में इसको जेडी कहा जाता है कि जॉब एनालिसिस कार्ड्स भी बनते हैं, जॉब डिसाइड भी किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी बात होती है. हम बात कर रहे थे जॉब डिस्क्रिप्शन की, जॉब एनालिसिस, जॉब जेडी जनरली इसको कहा जाता है, जॉब एनालिसिस इसमें से मर्ज होता है. अभी इसके मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन के मतलब डिटेल में बात होगी. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके नीचे जॉब एनालिसिस है. व्हाट इज जॉब एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको गौर से देखने की जरूरत है. द जनरल पर्पज ऑफ जॉब एनालिसिस टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब एंड द वर्क परफॉर्म, के जो जॉब है पर्टिकुलर और वो क्या है और वर्क परफॉर्म्ड क्या है, इसलिए इनको किया जाता है. Job analysis is performed as a preliminary to successive actions including, ये एक इनिशियली स्टेप है जो लिया जाता है, जिसके बाद वो स्टेप्स आते हैं जो स्लाइड पे लिखा गया है कि एक जॉब का डोमेन उससे क्लियर होता है. टू डिफाइनिंग अ जॉब डोमेन, उस जॉब का पर्टिकुलर जॉब का डोमेन क्या है. राइटिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. क्रिएटिंग परफॉर्मेंस अप्लीक अप्रेजल्स, कि उस जॉब की परफॉर्मेंस क्या है, अप्रेजल्स का मेथड क्या है. सिलेक्शन एंड प्रमोशन, जो सिलेक्शन और प्रमोशन होती हैं पर्टिकुलरली टू द हायर लैडर, उन पे देखा जाता है. ट्रेनिंग नीड असेसमेंट्स, के ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट क्या है पर्टिकुलर केस में टू ग्रूम टू द हायर रैंक्स. और उसके बाद डिटरमिनिंग कंपनसेशन, के कंपनसेशन क्या है. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एंड प्लानिंग, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस प्लानिंग को देखा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू. इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स HR and industrial psychology, job analysis often used to get information for use in personal selection, training, classification or compensation. इस पे यूज होता है job analysis. The field of vocational rehabilitation uses job analysis to determine the physical requirements of a job to determine whether an individual or has suffered some diminished capacity is capable to perform the job with or without some accommodation. ये basically रिहेबिलिटेशन के लिहाज से भी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखा जाता है. जो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन वाले हैं इसको अपने एंगल से देखते हैं जो बताया गया. प्रोफेशनल डेवलपिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम्स शुड यूज जॉब एनालिसिस, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एग्जाम वाले जो किस तरह यूज करना चाहिए. शुड यूज जॉब एनालिसिस, ऑफन कॉल्ड समथिंग स्लाइटली डिफरेंट सच एज टास्क एनालिसिस.
प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाले इसको टास्क एनालिसिस के नाम से भी याद करते हैं। टू डिटरमिन द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विच मस्ट बी सैम्पल्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंटेंट वैलिड एग्जाम, जो उनका कंटेंट वैलिड एग्जाम है उसको इंश्योर किया जाए प्रोफेशनली। व्हेन जॉब एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूइंग द जॉब, उस जॉब के मुताबिक जो किया जाता है, डिटरमिनिंग द अप्रोप्रिएट कंपनसेशन फॉर इनकम्बेंट्स, दिस इज कॉल्ड जॉब एवेल्युएशन। जब उसको एवेल्युएट किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, तो देन इट इज नोन एज जॉब एवेल्युएशन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस क्या है, ये किस तरह अंडरटेक किया जाता है, कैसे इसमें चला जाता है आगे, इसके मेथड्स क्या हैं जॉब एनालिसिस करने के। देयर आर सेवरल वेज टू कंडक्ट अ जॉब एनालिसिस इंक्लूडिंग इंटरव्यूज विद द इनकम्बेंट्स एंड सुपरवाइजर। आप एक तो जॉब एनालिसिस के तरीका यह है कि आप इंटरव्यू करें सुपरवाइजर से और ग्राउंड वर्कर से और वर्कशॉप फ्लोर के जो लोग हैं। क्वेश्चनर्स भी कर सकते हैं आप, क्वेश्चन जो हैं स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। फिर आप थ्रू जॉब एनालिसिस थ्रू ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं कि थ्रू ऑब्जर्वेशन जॉब एनालिसिस क्या है। फिर गैदरिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सच एज ड्यूटी स्टेटमेंट आर दी क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकेशन, जो कि ड्यूटी स्टेटमेंट लेके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी आप ले सकते हैं कि कैसे चल रहे हैं। सो इंटरव्यू कर लिया आपने पर्सनली, उसके बाद आपने क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के डिजाइन कर लिए, वो उनको का फिलिंग कर दें। फिर कुछ आपने ऑब्जर्वेशन से जॉब एनालिसिस का तरीका कर लिया। फिर आपने गैदरिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले ली सच एज ड्यूटी स्टेटमेंट्स और क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकेशन वगैरह को आपने एज ए टूल यूज कर लिया। इन जॉब एनालिसिस कंडक्टेड बाय एचआर प्रोफेशनल्स, जो कि एचआर प्रोफेशनल्स करते हैं, इट इज कॉमन टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। असूलन इट्स राइट, एचआर स्पेशलिस्ट एक से ज्यादा मेथड यूज करते हैं। एंड आई एग्री टू कि जॉब एनालिसिस के लिए इट शुड बी क्लोजर टू द फैक्ट्स एंड क्लोजर टू द रियलिटी। जितना अच्छा जॉब एनालिसिस होगा उतनी जेडीज अच्छी होंगी, जेडीज अच्छी होंगी तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की टास्किंग अच्छी होगी, टास्किंग अच्छी होगी तो उनकी आउटपुट अच्छा होगा, आउटपुट अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। So it has to be very focused, and even you can use more than one method for job analysis for this purpose. For example, the job analyst may tour the job site and observe workers performing their job. एक तो ये हो गया जी वर्क साइट पे वो चले गए, ऑन ग्राउंड चले गए, वर्कशॉप फ्लोर पे वर्कर्स को काम करते हुए देख लिया। During the tour, the analyst may collect materials that directly or indirectly indicate required स्किल, ड्यूटी स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी मैनुअल्स, क्वालिटी चार्ट्स एक्सेट्रा। उधर से वो ये भी कर सकते हैं पर्टिकुलर साइट से मटेरियल साथ उठा ले कि उसको फर्दर वर्कर को क्या कुछ करना पड़ता है उसके ऊपर थ्रू मैनुअल, सेफ्टी मैनुअल, जो प्रोसीजर्स इनके थ्रू उसको जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है टू परफॉर्म वेल इन दैट। ये एनालिस्ट में मीट विद अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स आर इनकम्बेंट्स, ग्रुप ऑफ वर्कर्स को भी मिल सकता है इसके बाद कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किस तरह करते हैं, टू गेट दी इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन। एंड फाइनली A survey may be administrated, survey भी कर सकते हैं। In these cases, job analysts typically are industrial psychologists or have been trained by and are acting under the supervision of industrial psychologists. ये industrial psychologists होते हैं जो इस तरह करते हैं so that they get the actual picture of the things कि how the things are moving towards the productivity or the output of the enterprise. In the context of vocational rehabilitation, दी प्राइमरी मेथड इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जब वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं हम तो उसमें जॉब एनालिसिस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से किया जाता है एंड मे इवन इंक्लूड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्बेंट्स इन्वॉल्वड इन द वर्क। बाज़ ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग भी वो देख लेते हैं कि लोग कैसे कर सकते हैं। ये वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के केस में इट इज कॉमन फॉर सच जॉब एनालिसिस टू यूज द स्केल्स एंड अदर apparatus to collect precise measures of the amount of strength of force required for various tasks. पर्टिकुलर फोर्स को ज्यादा मेजर करना जरूरी है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए सो दैट आपके, मैंने जैसे पहले कहा था, आपको एक्यूरेट सॉर्ट इनपुट मिले जो डेटा है आपका। एक्यूरेट फैक्चुअल एविडेंस ऑफ द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर जॉब परफॉर्मेंस इज नीडेड टू जस्टिफाई दैट अ डिसेबल्ड वर्कर इज लेजिटिमेटली क्वालिफाइड फॉर डिसेबिलिटी स्टेटस। वो उस पर जो उसको स्टेटस दिया गया वो ठीक दिया गया है और जो उसको प्रॉब्लम होगी वो ठीक है, उसकी नीयत पे शक नहीं है। सो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जॉब एनालिसिस को फोकस तरीके से देखें सो दैट कि उसके बेसिस पे जो बिल्डिंग बने वो बेहतर बने। हम जॉब एनालिसिस की बात कर रहे थे तो अभी इन्होंने एग्जांपल शेयर की है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ये जरूरी है इसको देखना। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर पेड टू डिसेबल्ड वर्कर्स बाय प्राइवेट इंश्योरेंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट प्राइमरी थ्रू द सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। जो सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए में वो उनको डिसेबल्ड को काफी ज्यादा कंपनसेशन पे करती है। Disability determination is therefore often a fairly high stakes decision. The level of
एबिलिटी जो होता है लेवल 1 है, लेवल 2 है, डिसेबिलिटी की उसकी लिमिट क्या है, उसकी ऑन ग्राउंड क्या उसकी लिमिट्स हैं, जहां तक वो ये लेवल 1 की है, 2 की है, 3 के। इट्स अ हाई स्टेक डिसीजन वाकई, क्योंकि इसके बेस पे डॉलर्स में एक मनी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव है। सो दे हैव अ वेरी फेयर सिस्टम टू इंश्योर दिस कि किस लेवल की डिसेबिलिटी है। Job analysis in these contexts typically come from the health occupation such as occupational or physical therapy. ये उधर से आते हैं which have a background knowledge of physical therapy also, so that they are true in determining the job. उनका job analysis को पता होना चाहिए कि उसकी true factual position क्या है before announcing a particular decision for his high stake decision for his compensation. Then questionnaires. Questions are the most common methodology employed by certification test developers, although the content of the questionnaires, often list of tasks that might be performed, is gathered through interviews or focus groups. Questionnaires जो हैं उसका बहुत अहम रोल है। Questionnaires are the most common methodology employed by certification, यानी क्वेश्चन के थ्रू आप प्रॉपर इनपुट बंदे का ले सकते हैं कि वो क्या है, किस तरह क्या इनपुट देना चाहते हैं और उसकी क्या वैल्यू है। जॉब एनालिसिस इन द एरिया टिपिकली ऑपरेट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। जो भी जॉब एनालिसिस है एज पर रूल इसको साइकोलॉजिस्ट के अंडर ऑपरेट किया जाना चाहिए। रिजल्ट्स। जॉब एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन कैन रिजल्ट इन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन ड्यूटीज और टास्क परफॉर्म्ड ऑन द जॉब एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉलेज। अभी हम रिजल्ट्स की बात करेंगे। Job analysis or description can result in a description of common duties or tasks performed on jobs, as well as description of the knowledge, skills, abilities and other characteristics. जब भी हम job analysis की बात करते हैं तो एक वर्ड यूज होता है कसाव, जो बहुत जरूरी है। कसाव में आ जाता है knowledge, skills, abilities and other characteristics. Other attributes वो हैं जो additional कोई वर्कर रखता है अपने पास, required for performing these tasks. In addition, job analysis can uncover tools and technologies commonly used on the job. इसी तरह job analysis से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और ऑन ग्राउंड जो जॉब पे चीजें होती हैं वो भी अनकवर हो सकती हैं। और सेकेंडली वर्किंग कंडीशंस भी पता चल जाती हैं कि वर्किंग कंडीशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल क्यूबिकल बेस्ड एनवायरनमेंट और आउटडोर वर्क है एंड वैरायटी ऑफ अदर एस्पेक्ट्स दैट कैरेक्टराइज वर्क परफॉर्म्ड इन द पोजीशन। धूप में काम है, सर्दियों में काम है, गर्मियों में काम है, उसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ क्या है, केमिकली काम है, इलेक्ट्रिक बायोलॉजिकली कैसा है। तो डिफरेंट एंगल्स बड़ी डेप्थ में जाके ये परफॉर्म किए जाते हैं थ्रू दी कसाव के साथ, जब आप उसकी क्वेश्चन के साथ सपोर्ट लेते हैं। व्हेन यूज्ड एज ए precursor, the personal selection, a commonly suggested approach, job analysis should be performed such a way that to meet the professional and legal guideline. जब आप उसको सिलेक्शन के लिए देख रहे होते हैं कि प्रोफेशनल लीगल गाइडलाइन को भी इन व्यू रखना चाहिए दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। द यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑन एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर्स, एक प्रॉपर बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड के मुताबिक गाइडलाइंस को डेवलप कर लिया जाता है जो कि बाद में इंश्योर की जाती हैं। इन सर्टिफिकेशन टेस्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ द जॉब एनालिसिस लीड टू डॉक्यूमेंट candidates lying out the specific area that will be tested, named of various ways such as exam objectives, FLAM objective. वो different आप specify कर देते हैं कि how to move about it. Content specification बहुत जरूरी है। It can also lead to content specification for item writers and other technical members of the exam development team. कंटेंट स्पेसिफिकेशन का भी मदद ले ली जाती है। द कंटेंट स्पेसिफिकेशन आउटलाइन द स्पेसिफिक कंटेंट एरियाज ऑफ द एग्जाम एंड द परसेंटेज द नंबर ऑफ आइटम दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एग्जाम फ्रॉम द कंटेंट एरिया। उसको आप स्पेसिफाई कर देंगे कि उस पर्टिकुलर कंटेंट एरिया से कितने परसेंटेज ऑफ द एग्जाम होगा और क्या उसकी नंबर होगा, उसकी वेटेज क्या होगी। पोजीशन रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी है। एज अ मिनिमम यू शुड आइडेंटिफाई ईच टाइटल इन द बिजनेस थ्रू द यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, यानी उस पोजीशन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के लिहाज से पोजीशन आइडेंटिफाई होगी कि कौन कौन सी पोजीशन चाहिए। देन फॉर ईच टाइटल यू शुड डिस्क्राइब द एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड द टास्क परफॉर्म। हर अपॉइंटमेंट के लिए, हर ऑफिस बेरियर के लिए आप उसकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ एजुकेशन वो सारा डिफाइन करेंगे। वंस द एनालिसिस इज डन, द वेरियस पोजीशन इन द कंपनी शुड बी staffed by competent employees as defined by the requirement. पहले आप रिक्वायरमेंट को लिस्ट करते हैं और फिर पर्टिकुलर मैचिंग कैपेबिलिटी के साथ स्टाफ को इन प्लेस कर देते हैं which has been selected on merit.
As a minimum, you should identify each title in the business through the use of the organizational chart. Then for each title, you should describe the educational experience required for that task. And once the analysis is done, the various position in the company should be staffed by competent employees defined by the requirements. उस रिक्वायरमेंट के साथ हिसाब से जो आपने पिच किया, जैसे मैंने पहले कहा, आप सारी पोजीशन को फिर इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं. Once the department had been identified, जब डिपार्टमेंट आपका आइडेंटिफाई हो चुका है, सेल्स इन दिस केस एंड वन ऑफ द पोजीशन अंडर सेल्स, ठीक, दिस पोजीशन इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द एजुकेशन रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड टास्क. वो मैंने शुरू में बता दिया कि हर पोजीशन का एजुकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, उसको देखा जाता है. द टास्क कैटेगरी हैज बीन फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द इंडिविजुअल स्टेप्स. टास्क को अपने मजीद ब्रेक डाउन कर दिया. दीज इंटेंट्स आर देन डॉक्यूमेंटेड एज पोजीशन रिक्वायरमेंट फॉर अ गिवन टाइटल. पर्टिकुलर टाइटल के लिहाज से उसको दोबारा देख लिया जाता है. नोट दैट यू कैन हैव सेवरल पीपल विद द सेम टाइटल, देयरफॉर द नंबर ऑफ टाइटल्स शुड नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. जितनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हों उतनी नंबर ऑफ टाइटल्स भी होने चाहिए, सो दैट ईच टाइटल इज कवर्ड बाई वन एम्प्लॉय. इन फैक्ट देयर शुड बी वेरी फ्यू टाइटल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोशिश की जानी चाहिए ज्यादा टाइटल में कंफ्यूज ना करें, मिनिमम पॉसिबल टाइटल्स रखें, सो दैट इट वर्क स्मूथली. नाउ वी कम टू द एजुकेशन. एजुकेशन पे बात होगी. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम्स फॉर फॉर्मल एजुकेशन. एजुकेशनल सिस्टम आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मोस्ट केसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स को, चिल्ड्रन को, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स और एजुकेशन के लिए किया जाता है. A curriculum defines what students should know, understand and to be able to do as a result of education. Student को किस चीज़ का पता होना चाहिए, क्या उसको एट होम होना चाहिए, और उसके बाद what are the expected from him के स्टूडेंट से वो पढ़ने के बाद क्या वो करेगा. A teaching profession delivers teaching which enables learning and a system of policies, regulation, examination, structures and funding enables teachers to teach the best of their abilities. और obviously teachers are well paid, funding होती है और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि किस लेवल पे होना चाहिए. Education is a broad concept. It refers to all experiences in which people can learn something. एजुकेशन असल में उसका नाम है, कुछ प्रैक्टिकल एजुकेशन है, कोई एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन है, कोई फॉर्मल एजुकेशन है, कोई ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन है, कोई कन्वेंशनल एजुकेशन है. ये सारी का एक ही मकसद होता है कि पीपल नो समथिंग, हम इल्म किसी को दे के जाएं, जो मैं हमेशा बात करता हूँ. इट्स अ सेल्फ ग्रूमिंग प्रोसेस आल्सो, जिसको इस केस में वो भी एजुकेशन ही बन जाती है कि हमारा आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से ज्यादा बेहतर होना चाहिए. Primary education. Primary or elementary education consists of the first years of formal structured education. पहले साल की है, शुरू के years की है. In general, primary education consists of 6 or 7 years of schooling starting at the age of 5 or 6. Through this varies between and sometimes within countries. इसके level मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ countries में different है, इसकी variation different है. Globally, around 70% of primary age children are enrolled in primary education and this proportion is rising. यानी 70% के करीब ओवरऑल ग्लोबली लोग बच्चे जाते हैं स्कूलों में एट प्राइमरी एजुकेशन. देन वी कम टू दी प्राइमरी एजुकेशन के बाद और चीज होगी. अंडर द एजुकेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स ड्रिवन बाय यूनेस्को, उसकी बात हो रही है. मोस्ट कंट्रीज हैव कमिटेड टू अचीविंग यूनिवर्सल एनरोलमेंट. ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन पे भी बात हम कर रहे हैं, तो उसमें प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है. उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है. अंडर एजुकेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स ड्रिवन बाय यूनेस्को, मोस्ट कंट्रीज हैव कमिटेड टू अचीविंग यूनिवर्सल इन्वॉल्वमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन बाय 2015, जो ये साल चल रहा है. इन मैनी कंट्रीज इट इज कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन टू रिसीव प्राइमरी एजुकेशन. इसको कंपल्सरी भी डिक्लेयर किया गया बहुत सारे स्कूलों में, फॉर मिनिमम प्राइमरी होनी चाहिए. The division between primary and secondary education is somewhat arbitrary, but it generally occurs at about 12 years of age. जो जनरली 12 साल में प्राइमरी से सेकेंडरी में लोग शिफ्ट हो जाते हैं. सम एजुकेशन सिस्टम हैव सेपरेट मिडिल स्कूल्स with the transition to the final stage of secondary education taking place at around the age of 14 के बाद वो आगे चले जाते हैं. In the United States and Canada, schools which provide primary education are referred to as primary schools. हर जगह इनको प्राइमरी स्कूल ही कहा जाता है. पाकिस्तान में भी प्राइमरी स्कूल ही कहा जाता है. Primary schools in these countries are often subdivided into infant schools and junior schools. Infant schools और junior schools के तौर पे इनको फर्दर सेग्रीगेट कर दिया जाता है. सेकेंडरी एजुकेशन पे थोड़ा सा आ जाते हैं. इन मोस्ट कंटेम्परेरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंडरी एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ द ईयर्स फॉर्मल एजुकेशन दैट अकर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस. एडोलेसेंस में जो एज होती है उसमें होता है. सेकेंडरी एजुकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम अ टिपिकली कंपल्सरी कॉम्प्रिहेंसिव
primary education for minors to the optional selective tertiary, post-secondary or higher education, that is university vocational school for adults. Depending on the system, school for which the period on or a period part of it may be called secondary or high school, इसको different नाम दिए गए हैं जो उसके मुताबिक चलते हैं. The exact meaning of any of these terms varies between the system. जिस system में वो कोई भी system हो, different educational system है, उस लिहाज से ये operate हो रहा होता है. The exact boundary between primary and secondary education varies from country to country and even within them, but it's generally around the 7th to the 10th of schooling, 10th year of schooling. ये basically vary करती है कि primary की definition different countries में क्या और कैसे चलती है. Secondary education occurs mainly during the teenage years. In the United States, Canada, primary and secondary education together sometimes referred to as K-12 education, and in New Zealand 1 to 13 is used. The purpose of secondary education is to give common knowledge and to prepare a higher education or to train directly the profession. उस profession में लेके जाना होता है नीचे से formal education system. Now we come to the higher education. Higher education, also called the tertiary or the third stage or the post-secondary education, is the non-compulsory education level of following the compulsions of completion of school providing secondary education, such as high school, secondary school or the gymnasium. Tertiary education normally includes undergrads and postgraduate education as well as vocational education and trainings. Colleges and universities are the main institution that provide tertiary education, जिसको हम higher education या grads, undergrads education, postgrads education कहते हैं, जो university level की होती है. This education generally results in the receipt of certificates, diplomas और obviously academic degrees उस पे होती है. Higher education includes the teaching, इसमें टीचिंग शामिल होती है, रिसर्च शामिल होती है एंड सोशल सर्विसेज. ये तीन अहम शोबे हैं, टीचिंग, research and social services activities of the universities. Within the realm of teaching, it includes both the undergrads level, that is sometimes referred as tertiary education, and the graduate levels, sometimes referred to as graduate school. Higher education in United States and Canada generally involves work toward degree level or foundation degree qualification. ये basically degree की qualification होती है जो degree से आगे professionalism की तरफ ज़्यादा focused हो जाती हैं और minimum degree attain की जाती है. In most developed countries, a high proportion of the population, up to 50%, enters higher education at some time in their lives. जो developed countries हैं, they ensure कि around 50% तक higher education level हम करें. Higher education is very important to national economies, both as a significant industry in their own right and as a source of trained and educated person for the rest of the economy. दोनों केस में बहुत ज़रूरी है. Program levels, associate degree requires 60 credit hours, bachelor degree around 120 credit hours, master degree level requires around 30 credit hours, जो कि उसकी obviously उसकी bachelor degree के equivalence होना चाहिए. Master business administration 40 credit hours and doctorate जो है around 60 credit hours, जिसके लिए master degree और assessment equivalence level ज़रूरी होता है कि that degrees master's degree और assessment equivalence required उसकी चाहिए होती है. Adult education पे आते हैं जो कि generally पाकिस्तान में neglected है. Lifelong learning or adult education has become widespread in many countries. Adult education takes on many forms, from formal class-based learning to the self-directed learning. को formal भी कर देते हैं, कुछ self भी करते हैं. आपको अगर याद हो, हम छोटे थे काफ़ी साल पहले पाकिस्तान में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसको तलीम बालगा कहते थे. वो इवनिंग में पढ़ाते, शाम को पढ़ाते थे, रातों को पढ़ाते थे. Alternate education, also known as the non-traditional education or the educational alternative, एक different है जो आप अपने elders को educate करते हैं, उनको support करते हैं जो पूरी ज़िंदगी अपने motives हासिल नहीं कर सके. It's a broad term which may be used to refer all forms of education outside the traditional education for all age groups and levels of education. ठीक. This may include both forms of education designed for students with special needs, ranging from teenage pregnancy to the intellectual ability. And forms the school education designed for general audience. ये नीचे से लेके ऊपर तक चलती है, and which employ alternate education philosophies and methods. Different methods, unconventional method भी use किए जाते हैं, so that overall education level is enhanced. Alternative education of the latter type are often the result of education reform and are rooted in various philosophies that are
commonly fundamentally different from those traditionally compulsory education. ये compulsory education से हटके होती है. While some have strong political, scholarly or philosophical orientation, others are more informal associates of teachers, students and dissatisfied with certain aspects of traditional education जो से हटके होते हैं. These alternatives, which include charter schools, alternative schools, independent schools, home-based learning, vary widely but often emphasize the value of small class size, close relationship between student and teachers, and the sense of community. ये different level पे होती है, जो sense of community के तौर पे unorthodox तरीके से, unconventional तरीकों से किया जाता है, with the like-minded groups. List of adult alternative education methods की ये बहुत ज़रूरी है information के लिए. Degrees by assessment, portfolio assessment of knowledge acquired through the experience and prior learning, जो आपने already अपने experience से और learning से किया हुआ है. Degrees by research, independent study, academic projects and assignments. Degrees by exam, testing out, passing online exam such as college level examination programs. Degrees by distance courses, distance learning के through किए जाते हैं. Distance learning programs offer accelerated coursework based degrees for busy individuals who want to high quality education without interrupting their own present career or family responsibilities. उसमें भी उनको ease out किया जाता है. On job training जिसको generally हम OJTs कहते हैं. These are the five shapes or types of for the adult alternative education systems के तौर पे जो use होते हैं world over. We will talk about the training. Training की बात हो रही थी. Training instruction refers to the intentional facilitating of learning toward identified goals delivered either by an instructor or by forms. Teaching refers to learning facilities by a real live instructor. एक जो real live instructor है उससे होती है. Training refers to learning that prepares learners with the specific knowledge, skills or abilities that can be applied immediately. जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट डेमोस्ट्रेशंस होती हैं ताकि इमीडिएट रिजल्ट्स उसके सामने आएं. ट्रेनिंग रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज एज ए रिजल्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ वोकेशनल और प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज दैट रिलेट टू द स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज को हम एड्रेस करते हैं. जैसे CNC मशीन की आप ट्रेनिंग्स करा लें, जैसे आप लेट्स से फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, जैसे इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की कंस्ट्रक्शन बेस्ड वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं, तो वो एक पेक्यूलर टेक्नोक्रेट या प्रोफेशनल ग्रुप को टारगेट कर रही होती हैं. जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं. इट इज द कोर ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड प्रोवाइड्स द बैकबोन ऑफ कंटेंट एट टेक्निकल कॉलेज एंड पॉलिटेक्निक्स. ये अमूमन टेक्निकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक्स में होती हैं. In addition to the basic training required for trade, occupation or profession, observers of the labor market recognize the need to continue training beyond initial qualification. ये training initial qualification से हटके होती है, जो particularly job based होती है. To maintain, upgrade and update skills throughout a person's working life, उसकी professional life में आ जाती है. जैसे एरोप्लेन स्टीवर्ड की ट्रेनिंग है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऑल टुगेदर नया फील्ड है, तो ऑब्वियसली उसकी एक बेसिक एजुकेशन लेवल के बाद उसको ट्रेनिंग कराएंगे और वो दिल ट्रेन हिम वेल. सम पीपल यूज अ सिमिलर टर्म ऑफ वर्क प्लेस लर्निंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वन कैन जनरली कैटेगराइज सच ट्रेनिंग एज टू द ऑन जॉब ऑफ द जॉब. On job training takes place in a normal working situation using the actual tools, equipment, documents, materials and the trainees will use when fully trained. मैंने आपको बताया था on job training है जो उसको प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन दी जाती है, वो खुद सारे इक्विपमेंट वगैरह यूज करता है, उससे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है और ऐसे ऐसे लर्न करता है. On the job training has a general reputation the most effective for vocational work के लिए बहुत अच्छी रहती है जो वोकेशनल और टेक्निकल वर्क होते हैं. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टेक प्लेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल वर्क सिचुएशन, जो नॉर्मल वर्क सिचुएशन से हट के की जाती है. implying that the employee doesn't account for a directly productive worker while such a training takes place. Off the job training has the advantage that it allows people to get away from work and concentrate more thoroughly on the training itself. This type of training has proven more effective in calculating concepts and ideas. Training has specific goals of improving one's capability, capacity and performance. Training से क्या होता है? Individual की capability बढ़ती है, capacity बढ़ती है और performance बढ़ती है और ज़्यादा useful होता है organization के लिए. Training records, each employee exempt or not should have title
एन इंडिविजुअल ट्रेनिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, वो मेंटेन किया जाता है उसके डॉक्यूमेंट्स में बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फर्दर ट्रेनिंग, फर्दर स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो वही इंडिविजुअल किया जाए जो ऑलरेडी उस पर क्वालिफाइड है। द रिकॉर्ड आइडेंटिफाइज द एम्प्लॉयज बाय फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक। The record also identifies the title of the individual as well as his her highest level of education and initial hire date, जो जब से उसने जॉब शुरू किया। A log is provided to list all training received and the date. This information should be verified with a copy of a diploma, certificate or school transcript which is attached to the record. Obviously जो ट्रेनिंग कन्वेंशनल एजुकेशन उसके लिए उसके रिकॉर्ड में उनके सर्टिफिकेट्स की कॉपी लगी होनी चाहिए। Additionally, there is a column for the name or initials of the person who verified the training or education, जिसने verify की, confirm की कि इसने ये ट्रेनिंग की हुई है, so that it becomes more authenticated for the organization, for the HR department as and when required. ये देखिए ये इसका परफॉर्मा भी दिया गया है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, डेट, हायर, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किल्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसीव्ड, वेरीफाइड बाय जिसने इसको वेरीफाई किया। With this we finish today's lecture और before going forward मैं आज के लेक्चर की समरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा so that के we re-comprehend the things and whatever we have covered we revisit that। पहली बात थी the staffing function is a direct derivative of the organization function। staffing जो है वो organization के लिए बहुत ज़रूरी होती है। The company must first establish organizational structure and identify how activity will be carried out under planning। planning के साथ activity कैसे की जा सकती है उनको देखना चाहिए। Once planning has been performed, then organizational control is its natural extension, वो आगे चलता है। During the planning and control process, we identify the task, tracking and objectives that are to be met। वो different task और objectives को देखा जाता है जो कि जरूरी होते हैं, which are to be met। This is in turn leads to the staffing function to accomplish the company's mission। कि स्टाफिंग फंक्शन पे जोर दिया जाता है कि कंपनी का मिशन कैसे अचीव किया जाए। A personal forecast is developed based upon the expected process output। इसके बेस पे एक पर्सनल फोरकास्ट डेवलप की जाती है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा क्या होगा उसको देखा जाता है। दी फोरकास्ट डिफाइंस द पर्सन, कितनी नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, किस तरह चाहिए, किस रैंक में चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के चाहिए, रिसोर्सेज के साथ। Requirement of all levels in the organization position requirements are then established to identify education, experience and tasks performed, उसके लिहाज से देखा जाता है। Once the position requirement metrics have been defined, organization develops education and training requirements including records of these activities। जब ये सब कुछ हो जाता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बंदों की ट्रेनिंग एजुकेशन को मेंटेन कर दी है with the very authenticated record। With this we have finished the lecture। Before we move further with this summary, we have finished the lecture। जैसे मैंने आपसे पूरी समरी शेयर की। Now as usual मैं जैसे आपसे पहले भी शेयर करता हूँ कि मैं अपने लेक्चर के एंड पे एक अच्छा मैसेज, एक अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि वो मैसेज, वो चीज़, वो मेरी अपनी भी सेल्फ एश्योरेंस और सेल्फ मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होती है, सो दैट आई एम आल्सो ऑपरेटिंग ऑन द करेक्ट पाथ और मेरी भी एक पॉजिटिविटी आए और मेरे अंदर भी एक पर्सनल ग्रोथ और कल का दिन अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर लाए, आज के दिन से इंप्रूवमेंट का फैक्ट आए। इट सेज दैट नेवर स्टॉप डूइंग लिटिल थिंग्स फॉर अदर्स। कभी भी कायनात में लोगों के लिए छोटी छोटी काम करने कभी ना छोड़ें। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, बारिश हो रही है, कुछ साथ बेचारा पैदल चल रहा है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आहिस्ता चलाएं। ये ना हो कि कहीं आपकी, वो अक्सर कहा जाता है आपकी गाड़ी की वजह से उस पर उसके कपड़े खराब हो जाएं और वो कहीं इंटरव्यू में या किसी तलब वाली जगह पे जा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी ब्रेक लगा लें, थोड़े से स्लो हो जाएं। और अबव ऑल अगर मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल और आप अकेले ही हैं तो ये उसके करीब ब्रेक लगा दें कि भाई आ जाए मेरे साथ बैठ जाए। इट्स गुड, ही इज एजुकेटेड पर्सन। आपने उसकी जिंदगानी थोड़ी आसान बना दी। ये आपकी नज़र में छोटा काम है, अल्लाह ने उसके उस काम का अजर आपको क्या मिलेगा और उसकी ज़िंदगी कितनी आसान होगी। कोई प्री ऑक्यूपाइड जा रहा है, हॉस्टल गेट पे खड़ा है, बुजुर्ग अनपढ़ है, आपको पता है कि नहीं पता चल रहा, बेचारे को मेडिसिन का कागज हाथ में लेके खड़ा है, परेशान है, मैंने क्या करना है, कहाँ से टेस्ट कराने हैं, आपको पता है, आप पढ़े लिखे हैं, तो काइंडली उसके पास रुक जाए, चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आपको क्या मसला है। वो कहेंगे जी ये दवाई कहाँ से मिलेगी, ये टेस्ट कहाँ से मिलेगा, या डॉक्टर किधर बैठा है, तो आप उसकी लोकल लैंग्वेज में, उसकी द लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड बेस्ट, उसमें गाइड कर दें। आपके लिए छोटा सा काम है, आपने 5 मिनट दिए,
क्या पता आपने उसको कितनी बड़ी वाइब्रेशन से बचा लिया। कोई रास्ते में फंसा हुआ है, उसको पता नहीं चल रहा, मुसाफिर है, कोई रास्ते से भूला हुआ है, रश में फंसा हुआ है, कहते हैं मैं फलान तरफ जाना है, मुझे पता नहीं चल रहा, तो काइंडली आप थोड़ा सा उसको गाइड कर दें कि प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें। अगर आप उसी रूट पर जा रहे हैं, मैं थोड़ा आहिस्ता जाता हूँ, मेरे पीछे आते जाएँ तो आई गाइड यू। तो ये बहुत सारी अननोन, शहर में हम भी बाज़ दफ़ा फंस जाते हैं, हम रोडों से उतर जाते हैं, कोई बात नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपको पता चला है कि आप पास से गुजरे हैं, किसी मेन होल का ऊपर से ढक्कन उतरा हुआ है एंड इट कैन रिजल्ट इन टू वेरी सीवियर एक्सीडेंट, तो आपको नजर आ गया, तो क्या आप उसका क्या हल कर सकते हैं? आप उसके इर्द गिर्द ईंटें रख दें, कोई लोकल को बता दें, उसके अंदर कोई कागज या कपड़ा लगा के उसके ऊपर डाल दें, सो दैट दूर से किसी को अर्ली वार्निंग मिल जाए। एज ए सिटीजन, एज ए कम्युनिटी, छोटे छोटे काम है जो जिससे मेरा ख्याल है कि आप लोगों की जिंदगी आसान बना सकते हैं। ये हमने खुद करने हैं, हमने गवर्नमेंट स्टेट या लोगों पे डिपेंड नहीं करना। स्टेट क्या है? स्टेट हमारी है। हम क्या है? हम कम्युनिटी हैं। एंड वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम आवर ओन हाउस एंड सेल्फ। जब सेल्फ से एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे। सो इट सेज नेवर स्टॉप डूइंग लिटिल थिंग्स फॉर अदर्स। कभी भी दोनों के लिए छोटी छोटी चीजों को करना ना छोड़ें। समटाइम्स दीज लिटिल थिंग्स ऑक्यूपाई द बिगेस्ट पार्ट ऑफ देयर हार्ट। बाज़ दफ़ा यहाँ इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी टच आ जाता है। किसी की अच्छी खुशी का दिन आ गया, उसकी बर्थडे थी, विश कर दें, किसी ने अचीव किया उसको मुबारकबाद दे दें, कोई अच्छा लग रहा है उसको कहें यू लुकिंग गुड, शाबाश, कोई वालिदैन की अच्छी खिदमत कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर दें। छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को इंकरेजमेंट मिलती है और आपका एक अच्छा इमोशनल बैंक अकाउंट भी जनरेट हो जाता है। जिनको हम छोटा समझ रहे होते हैं ये आगे जाके बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। उसके बाद एक हदीस शरीफ है, ये मुस्लिम शरीफ की, इसकी बुक 32 की हदीस का नंबर 6373 है। अबू हुरैरा रिपोर्टेड, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिपोर्ट किया, दी मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, वेरीली इफ अल्लाह हैज लव्ड अ सर्वेंट ही कॉल्स जिब्राइल अपॉन हिम बी पीस एंड सेज आई लव सो एंड सो देयरफॉर लव हिम, सो जिब्राइल लव्स हिम, देन ही कॉल्स out in heaven and saying Allah loves so and so, therefore love him, and the inhabitants of heaven love him. The acceptance is established for him on earth, and if Allah has disliked a servant, he calls Jibreel and says I dislike so and so, therefore dislike, so Jibreel dislikes him. Then Jibreel calls out to the inhabitants of heaven, Allah dislikes so and so, therefore dislikes him, so they dislike him, and abhorrence is established for him on earth. बेसिकली ये मैसेज ऑफ गुडनेस दोबारा आ जाता है। अल्लाह ताला उसको, इस हदीस को गौर से पढ़िएगा, अल्लाह ताला जिसको पसंद करते हैं उसको कायनात की हर चीज़ साथ आना शुरू हो जाती है, और अल्लाह उसको पसंद करते हैं जो अल्लाह की राह पे चले, जो उसकी कम्युनिटी के लिए बेहतर हो, जिसके मामलात अच्छे हों, जो कर्टियस हो, जो चीज़ों को, उसकी इंसानियत को एक पॉजिटिव माइंड के साथ चले। सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि बी अ पॉजिटिव पर्सन फॉर द ह्यूमैनिटी एंड कम्युनिटी, डू गुड थिंग फॉर द ह्यूमैनिटी एंड कम्युनिटी एंड डू द बेस्ट थिंग पॉसिबल्स। अपनी पूरे पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हम कायनात के लिए, लोगों के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इस मैसेज के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हमारे माँ बाप की खिदमत करने की हिम्मत दे, हमें कायनात पे मालिक किसी का मोहताज ना करे, मेरी आपकी और हम सब की दिल की सारी दुआएं कबूल कर ले जो सिर्फ अल्लाह जानता है, और हमें किसी का मोहताज ना करें। विद दिस माई ऑल रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, बड़ों को सलाम। अल्लाह के नबी का इरशाद है, जिसने उम्मत के बड़ों की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। तो लेट्स रिस्पेक्ट एल्डर्स और वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड डूइंग गुड फॉर आवर पेरेंट्स। मेरी तरफ से आपके पेरेंट्स को सलाम, और अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी नासिर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।